In this video we will study about general properties of transition elements. So let's talk about the first property, that is all transition elements are hard, brittle, they have high melting and boiling point. They are very much hard, melting boiling points भी इनके बहुत ज़्यादा high होते हैं. Second property is they have high heat of vaporization. जब आप इनको vapors में convert करते हो, so large amount of energy is required. Third is they are electropositive in nature. They have tendency to lose electrons and acquire positive charge. So yes, they are electropositive in nature. Next is except mercury, which is liquid at room temperature, all the transition elements are solids and they have metallic character. So mercury को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी elements हैं वो सारे के सारे solid होते हैं except mercury, which is liquid at room temperature, and they all possess metallic character. That is, they have tendency to lose electrons and acquire positive charge. Most of the transition elements they have high densities. इनकी densities भी जो होती हैं बहुत ज़्यादा high होती है. They are good conductors of electricity. ये अपने में से electricity को easily pass होने देते हैं. So yes, they are good conductors of electricity. They form colored compounds. जब ये ligands के साथ combine करते हैं, complexes बनाते हैं या compounds बनाते हैं तो उनका कलर होता है. They form colored compounds and they have very good tendency to form complexes. They bear several oxidation states. इनके ऊपर एक से ज़्यादा oxidation states आ सकती हैं डिपेंडिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स ये लूज कर रहे हैं. एंड दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. हम कह सकते हैं दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर. दे फॉर्म अलॉय विद अदर मेटल्स. दूसरे मेटल्स के साथ कंबाइन करके ये अलॉयज भी बनाते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स एक्ट एज कैटलिस्ट. दे ऑल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट. कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच changes या increases the rate of reaction without itself being consumed at the end of the reaction. So these are the basic general properties of transition elements. कैटलिस्ट की तरह आप इसे यूज कर सकते हैं. अलॉयज बनाते हैं हम इनसे. दे आर पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स बियर कर सकते हैं, मोर देन वन. कॉम्प्लेक्सेस की बनाने की टेंडेंसी बहुत गुड है. कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं. गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. मेटालिक करेक्टर है. इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. सॉलिड है. मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनके हाई है. सो दिस इज अबाउट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दीज प्रॉपर्टीज इन डिटेल. So let's start with the first property, that is atomic radius. So first property that we will discuss about transition elements is atomic radius. So moving to the first transition series. In the first transition series, atomic number 21 to atomic number 30, atomic radius decreases with increase in atomic number from scandium to chromium. So when you move from atomic number Z is equal to 21 to Z is equal to 24 तक साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है. दिस ट्रेंड इज फॉलोड अप टू क्रोमियम, दैट इज Z इज इक्वल टू 24. उसके बाद जब आप क्रोमियम से कॉपर पे मूव करते हो, Z इज इक्वल टू 24 टू Z इज इक्वल टू 29. जब आप मूव करते हो फ्रॉम क्रोमियम टू कॉपर तो आपका एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है? कांस्टेंट. वो ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है. थर्ड पार्ट इसका क्या है कि एटॉमिक रेडियस देन इंक्रीजेस व्हेन यू मूव फ्रॉम एटॉमिक नंबर 29 टू एटॉमिक नंबर 30. यानी कि कॉपर से जब जिंक तक मूव करोगे फिर उसके बाद साइज जो है एकदम क्या होने लग जाता है? इंक्रीज करने लग जाता है. सो दिस इज द जनरल ट्रेंड that atomic radius follows for first transition series. Firstly, जब आप मूव करते हो फ्रॉम Z इज इक्वल टू 21 टू Z इज इक्वल टू 24, स्कैनेडियम टू क्रोमियम, साइज क्या हो रहा है? एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. क्रोमियम टू कॉपर मूव कर रहे हो तो साइज या रेडियस क्या हो गया? कांस्टेंट. उसके बाद कॉपर टू जब आप जिंक मूव कर रहे हो तो आपका साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. सो दिस इज द जनरल ट्रेंड जो हम फॉलो करते हैं रिगार्डिंग द एटॉमिक रेडियस. सो एक्सप्लेनेशन टू दिस आंसर इज in the beginning when we move from scandium to chromium, जब हम scandium to chromium मूव कर रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं इन डी सब शेल. हम सबको पता है कि डी
सब शेल की जो शेप है वो इस तरह की है कि दे हैव वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, यानी कि एक डी इलेक्ट्रॉन दूसरे डी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस चार्ज से या न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से शील्ड या प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। एज ए रिजल्ट जितने ज्यादा डी में इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे हम, उतने ज्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, उतने ज्यादा तेजी से न्यूक्लियस जो है डी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। डी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का मतलब है कि जो आउटर मोस्ट शेल है न्यूक्लियस ने उसको अपनी तरफ खींच लिया है। एज ए रिजल्ट साइज ऑटोमेटिकली या रेडियस ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। बिकॉज व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल। तो अगर इस शेल को ही न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच लेगा तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे रेडियस पहले इतना था, अब कितना हो गया, इतना रह गया। सो दैट इज वाई एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। सो जब आपने आंसर देना है कि स्कैनेडियम टू क्रोमियम जब हम मूव कर रहे हैं, नो डाउट एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, बट न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, साथ ही साथ इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इसलिए बेटा इंक्रीज हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स डी सब शेल में जा रहे हैं। डी सब शेल का मतलब क्या है कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। डी सब शेल की शेप ही इस तरह की है कि एक डी इलेक्ट्रॉन दूसरे डी इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं कर पाता। तो एज ए रिजल्ट न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल यानी कि डी सब शेल के लिए बढ़ जाती है, इसलिए एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। ये सब चलता है टिल क्रोमियम। अब क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d5 4s1। अब अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखोगे 3d5 4s1 को, यू विल ऑब्जर्व कि डी में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं दे ऑल आर अनपेयर्ड, सिंगली फिल्ड, और एस में भी जो इलेक्ट्रॉन है इट इज नॉट पेयर्ड, इट इज सिंगली फिल्ड। तो इस केस में फॉर क्रोमियम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डज नॉट कम इनटू द पिक्चर। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन नहीं हो रही है क्योंकि एक ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है फॉर क्रोमियम। देयर इज नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए क्रोमियम में कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन का रोल नहीं है। बट जब आप क्रोमियम के बाद मूव करना शुरू करोगे आयरन से लेकर कॉपर तक, तो आप क्या देखोगे, कॉन्फ़िगरेशन को जब आप ध्यान से देखोगे यू विल सी कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल्स में स्टार्ट हो गए हैं। अब जब एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव विल स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर। तो क्या कौन सी रिपल्शन शुरू हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है ये क्या करेगी, ये कहेगी कि एक शेल दूसरे शेल से दूर होना शुरू हो जाए। दिस कॉजेज साइज टू इंक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण जो साइज है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, बिकॉज दे विल मूव फार, शेल्स विल मूव फार अवे फ्रॉम ईच अदर। बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगेन डी ऑर्बिटल्स में ही जा रहे हैं, डी सब शेल में ही जा रहे हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज भी साइड बाय साइड बढ़ रहा है। एक तरफ तो न्यूक्लियस चार्ज, जो न्यूक्लियर का चार्ज है उसके कारण या न्यूक्लियस की अट्रैक्शन के कारण जो आउटर मोस्ट शेल है वो न्यूक्लियस के पास आ रहे हैं या पास आने की कोशिश करेंगे। बट दूसरी तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रही है, उसके कारण जो शेल न्यूक्लियस के पास आना चाहिए था वो वापस दूर जा रहा है न्यूक्लियस से। ये दोनों जो इफेक्ट्स हैं ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में अकर कर रहे हैं। तो नेट रिजल्ट क्या हुआ, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। सो एज ए रिजल्ट कोई नेट चेंज साइज में नहीं आई। एक तो साइज को छोटा कर रहा है, आउटर मोस्ट शेल को न्यूक्लियस के पास लेके आ रहा है, दूसरा इफेक्ट साइज को बढ़ा रहा है, वो आउटर मोस्ट शेल को न्यूक्लियस से दूर लेके जा रहा है। तो अल्टीमेटली दोनों इफेक्ट्स एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, इसलिए क्या होता है, नेट रिजल्ट क्या है कि कोई चेंज नहीं होगी साइज में, जो जैसा साइज में है वो वैसा ही रहेगा, बिकॉज टू इफेक्ट्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये तो चलता रहेगा टिल कॉपर। पर जब हम कॉपर से मूव करेंगे जिंक, अब जिंक की कॉन्फ़िगरेशन देखोगे फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, डी में भी सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए हैं और एस में भी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड हो गए हैं। सो पेयरिंग के कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब उसने न्यूक्लियर चार्ज को डोमिनेट कर दिया, एज ए रिजल्ट जिंक के केस में साइज बढ़ जाता है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन कि व्हाई एटॉमिक रेडियस शोज डिफरेंट ट्रेंड्स। एटॉमिक नंबर 21 से एटॉमिक नंबर 30 तक उसने 3 ट्रेंड्स दिखा दिए। एटॉमिक नंबर 21 टू 24 उसने क्या ट्रेंड दिखाया है कि साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। सेकेंड ट्रेंड यानी कि z इज इक्वल टू 24 टू z इज इक्वल टू 29 में उसने साइज या रेडियस को कांस्टेंट बताया है। और उसके बाद जब आप कॉपर टू जिंक मूव कर रहे हो तो साइज अल्टीमेटली इंक्रीज हो रहा है। सो ये तीनों ट्रेंड्स हमें याद रखने हैं एंड द एक्सप्लेनेशन टू दीज ट्रेंड्स इज दिस।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज द डेंसिटी. यूजुअली जो डेंसिटी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वो बहुत ज्यादा हाई होती है. डेंसिटीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर वेरी हाई. डेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और डेंसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू वॉल्यूम. सो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे पीरियड में, सो एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता रहेगा ड्यू टू द फैक्ट कि इनर ऑर्बिटल्स जो है वो भर रहे हैं और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के कारण जो आउटर मोस्ट शेल है उसको न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. एज ए रिजल्ट एटम का जो वॉल्यूम है, जो स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है, वो डिक्रीज हो जाएगी. अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. सो दैट इज वाई डेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज हाई. तो रीजन यही बताना है कि जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव कर रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के कारण जो वॉल्यूम है, जो स्पेस है, जो एटम ऑक्यूपाई कर रहा है वो डिक्रीज हो रही है. वॉल्यूम डिक्रीज होने के कारण ही डेंसिटी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. सो दैट इज वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई डेंसिटीज. दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ transition elements of first transition series. Next property we will discuss in detail, that is melting and boiling point. This is also very important. So first point regarding melting and boiling point is कि transition elements का जो melting और boiling point है वो बहुत ज्यादा high होता है. Firstly तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि melting boiling point in case of transition element is very high. High melting boiling point of transition metal is due to the fact that these atoms of transition elements they form metallic bonds with each other. So इनकी जो melting और boiling point high होने का reason है वो है इनकी metallic bonding. और कोई भी metal bond अगर बनता है तो उसकी strength जो है वो depend करती है कितने number of unpaired electrons आपके element के पास है. दूसरा, जितने ज्यादा unpaired electrons होंगे उतनी ज्यादा metallic bonding strong होगी. जितनी ज्यादा metallic bonding strong होगी उतना ज्यादा melting और boiling point high होगा. अब फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक बॉन्ड आपको एटलीस्ट वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन से ही मेटल बॉन्ड आपका पूरा होगा. तो जितने ज्यादा आपके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा आपके मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग बनेंगे. जितने ज्यादा मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग बनेंगे उतना ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा. सो अगर इसके ट्रेंड की बात करें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के, तो वो कह रहा है कि जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो फर्स्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा जब हम मूव करेंगे स्कैनेडियम, यानी कि Z इज इक्वल टू 21 टू Z इज इक्वल टू 24. तो जब हम मूव करते हैं फ्रॉम स्कैनेडियम टू क्रोमियम, यानी कि Z इज इक्वल टू 21 टू Z इज इक्वल टू 24, तो आपका सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. उसके बाद क्रोमियम के बाद क्या आता है, मैंगनीज, यानी कि Z इज इक्वल टू 25. इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा लो हो जाता है, बहुत ज्यादा ड्रॉप आ जाता है ग्राफ में. ओके, उसके बाद जब हम मैंगनीज से मूव करेंगे 25 टू हम मूव करेंगे 30 तक, तो एकदम मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज. सो इसका ट्रेंड क्या है, एटॉमिक नंबर 21 टू 24 मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है. फिर 25 यानी कि मैंगनीज का बहुत लो है, ड्रॉप आ जाता है. फिर 25 के बाद 30 तक वो फिर दोबारा डिक्रीज करता है. सो दिस इज द ट्रेंड दैट मेल्टिंग पॉइंट फॉलोज इन केस ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. तो एक्सप्लेनेशन टू दिस ट्रेंड इज, so we will explain this on the basis of presence of unpaired electrons. So again ये elements हैं 10 तक, starting with atomic number Z is equal to 21 to Z is equal to 30. मैंने इनके एलिमेंट्स की सिंबल्स लिखे हुए हैं, मैंने इन एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशंस लिखी हुई हैं. यू कैन चेक इट लाइक दिस एंड सो ऑन. सी, स्कैनेडियम के केस में कितनी है कॉन्फ़िगरेशन, 3d1 4s2, राइट. कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, S में तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स बेटा पेयर्ड अप है, सिर्फ D में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 1. सिमिलरली टाइटेनियम के केस में भी S फुली फिल्ड है, पेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस में है, D में, तो 2. वेनेडियम के केस में 3. क्रोमियम के केस में सारी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर अनपेयर्ड, तो 5 + 1 कितने हो गए, 6. अब मैग्नीज के केस में देखो 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है. 3d5 मीन्स d ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड एंड 4s2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स इन S.
इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डी वाले होंगे क्योंकि ये तो पेयर्ड है। उसके बाद आयरन 4, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। सो जब आप स्कैनेडियम टू क्रोमियम मूव कर रहे हो, यू कैन क्लियर कट सी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 6। उसके बाद इन केस ऑफ मैग्नीज जब आप क्रोमियम टू मैग्नीज मूव कर रहे हो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होना शुरू हो गया 6 to 5। उसके बाद 4, 3, 2, 1 एंड 0, तो कीप ऑन डिक्रीजिंग। तो पहली चीज तो आप मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आपको सिंपली क्या करना है, 10 एलिमेंट्स के सिंबल लिखने हैं और उनकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं। तो जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लिख लोगे तो बताना है आपको कि स्कैनेडियम टू जब आप क्रोमियम मूव कर रहे हो, देयर इज मैक्सिमम इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होने के कारण ही इनका मेटालिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज दे इजिली, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बेटा इजिली पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक बॉन्ड, और जितना मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतनी मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होंगे, ज्यादा। पर जब आप क्रोमियम टू मैंगनीज मूव कर रहे हो तो डिक्रीज होने शुरू हो जा रहे हैं, तो इसलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इनका क्या हो रहा है, डिक्रीज। Right? So as we move from scandium to chromium, number of unpaired electron increases. So number of unpaired electron increase होने के साथ साथ metallic bonding भी क्या हो रही है, increase. So melting boiling point भी क्या हो रहे हैं, increase. Right? उसके बाद जब आप आयरन टू जिंक मूव कर रहे हो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग शुरू हो गई है। सो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो ये तो सिंपल आपको ट्रेंड समझ आ रहे हैं, दैट इज फ्रॉम 1 to 6 तक, और फिर 4 to 0 तक, ये ट्रेंड तो समझ आ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है कि जो मैंगनीज है उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना लो क्यों है, वाई देयर इज अ ड्रॉप in the melting point curve at Z is equal to 25 atomic number. So exceptionally lower value of melting point of manganese can be explained on the basis of its electronic configuration. Manganese की electronic configuration कितनी है, 3d5 which is half filled and 4s2 that is fully filled. So ना तो s ऑर्बिटल अपने में से इलेक्ट्रॉन लूज करने को तैयार है क्योंकि वो फुली फिल्ड हो गया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ना ही 3D वाला जो सब शेल है वो अपने में से इलेक्ट्रॉन निकालने को तैयार है क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, हाफ फिल्ड। सो एज ए रिजल्ट इसके जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मोर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस ने ही इतने पकड़ के रखे हुए हैं टाइटली, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे मेटालिक बॉन्डिंग के लिए, नो। सो अगर मेटालिक बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ही नहीं है तो मेटल बॉन्ड तो स्ट्रांग बनेगा ही नहीं, इनफैक्ट मेटल बॉन्ड बनना ही बहुत मुश्किल हो गया है। तो अगर मेटालिक बॉन्डिंग ही नहीं है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या होंगे इनके, लेस। सो दिस इज द रीजन व्हाई मैंगनीज हैव वेरी लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर. Next properties of transition elements we will study in the next video.